नमस्कार, मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। आज हम डीसी मशीन के बारे में, डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल, जनरेटर के ईएमएफ और मोटर ऑपरेशन और टार्क के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर वही चीज़ थोड़ा सबसे पहले अगर हम डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे या मोटर के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज जैसे क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज। अब बात करते हैं कि फ्लक्स लिंकेज क्या होता है। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, किसी एन टन, मतलब ये इसमें टन की संख्या क्या है, एन है, किसी एन टन से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। ओके, ये तो फ्लक्स लिंकेज हो गया। फ्लक्स लिंकेज का जो फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एन फाई, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो ये फ्लक्स है ये फ्लक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडेज लॉ के अनुसार जब किसी कॉइल और फ्लक्स लिंकेज में समय के साथ रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब क्या है, ये आपका कॉइल है और ये क्या है, आपका फील्ड है। अब क्या करेगा, ये फील्ड को हम वो आगे पीछे करेंगे तो इसमें क्या होगा, इस कॉइल और फील्ड के में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा, तो जिससे क्या होगा, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने की फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जिसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम बात करते हैं इस जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ई इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी टी, मतलब फ्लक्स में टाइम के साथ जो चेंजेज हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि लैम्डा इक्वल टू होता है एन फाई, तो हमने यहाँ रख दिया। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, आपका कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर निकाला, तो डी फाई अपन डी टी हुआ। ये क्या होता है, फैराडे का नियम होता है। किसी किसी में आपने यहाँ देखा होगा माइनस लिखा होता है, ये माइनस क्या होता है, लेंज का नियम होता है जो इसके डायरेक्शन को बताता है। इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब बात हमने कहा कि फील्ड में और कॉइल में जो मोशन होता है उससे ईएमएफ पैदा होता है। अब कॉइल और फील्ड में जो रिलेटिव मोशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे किसी कॉइल और फ्लक्स लिंकेज में समय के साथ रिलेटिव मोशन दो प्रकार से हो सकता है। अब क्या होता है, एक में हम कॉइल को स्टेशनरी कर देंगे और दूसरे में फ्लक्स को स्टेशनरी कर देंगे। जैसा हमने लिखा भी है, जब कॉइल स्टेशनरी हो और फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो इस ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। मतलब यदि आपका क्या है, कॉइल स्टेशनरी है और फील्ड क्या कर रहा है, मूविंग है, या वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। जो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में देखिए दोनों कॉइल क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, लेकिन फ्लक्स क्या होता है, उसके अंदर मूव करता है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, ये ट्रांसफार्मर इसका एक एग्जांपल होता है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, जब हम फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, और कॉइल को क्या रख रहेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स को स्टेशनरी रखेंगे और कॉइल को मूव करेंगे। जब फ्लक्स को स्टेशनरी हो और कॉइल की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो तो इस ईएमएफ को डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जैसे क्या है, आपने डीसी मोटर आपने देखा होगा, यहाँ पर फ्लक्स क्या होता है, ये फील्ड होता है, जो इसका ये कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो घूमती रहती है। इसमें मतलब आपका कॉइल क्या कर रहा है, घूम रहा है, और फील्ड क्या है, स्टेशनरी है। तो इस प्रकार जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसी रोटेटिंग मशीन में किस प्रकार के ईएमएफ इंड्यूस हो सकते हैं, वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, स्टैटिकली और डायनेमिकली दोनों प्रकार के ईएमएफ इंड्यूस हो सकते हैं। लेकिन डीसी मशीन में
केवल डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आर्मेचर में जो जैसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आर्मेचर में हमेशा, यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि आर्मेचर में हमेशा एसी इंड्यूस होता है। अब क्या करते हैं, अब एसी इंड्यूस हो गया, वो एसी हो या एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, जब हम क्या करते हैं उसी एसी मशीन में जब स्लिप रिंग की जगह कम्यूटेटर लगा देते हैं तो वह एसी सप्लाई को क्या कर देता है, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए बिना कम्यूटेटर का कोई भी डीसी मशीन पॉसिबल नहीं है। और डीसी और कम्यूटेटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है, इसलिए डीसी मशीन में केवल डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो हमने इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। इसकी जो दिशा ज्ञात करने के 3 मेथड होते हैं। तो पहला मेथड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो बहुत ही सभी लोग फेमस से रूल है, सभी लोग जानते हैं। दूसरा होता है V क्रॉस B, यहाँ जो है कंडक्टर की वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है कि दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो एंगल होता है वो इसकी दिशा को बताता है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। और तीसरा है लेंज लॉ। तो हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। एक चीज़ में पहले हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स रूल। जो फ्लेमिंग्स का रूल है ये क्या है, ये एक एम्पिरिकल मेथड है। पहले भाई ये 2 मेथड होते हैं फ्लेमिंग के, एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड। लेकिन ये दोनों मेथड क्या है, ये दोनों मेथड एक्सपेरिमेंटल से पाए जाते हैं, इसलिए दोनों मेथड एम्पिरिकल मेथड कहते हैं। लेकिन ये दोनों मेथड, ये और ये दोनों प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं, चूँकि अभी हम लोग जनरेटर पढ़ते हैं, तो जनरेटर में हम जो ईएमएफ की दिशा है कैसे ज्ञात करते हैं, यही मेरा टॉपिक था। अब हम पहले पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। ये आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल हो गया। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में क्या होता है, में से कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। इस रूल के अनुसार यदि राइट हैंड को, राइट मतलब ये, इस राइट हैंड को तीनों फिंगर मतलब थंब, इस थंब को फर्स्ट फिंगर इसको बोल रहे हैं और इसको सेकेंड फिंगर, तीनों को हम क्या कर दें, म्यूचुअली क्या कर दें, राइट एंगल पर रखें। तीनों को हम म्यूचुअली राइट एंगल पर रखें। तो जो थंब बोलता है, ये थंब किसको बोलता है, मोशन को। इसको याद करने के लिए थंब में एम होता है और यहाँ पर मोशन होता है, तो ये आपको क्या होगा, याद भी रह सकता है। इसी तरह ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट में एफ किसको दिखाता है, फील्ड को दिखाता है। इसी तरह सेकेंड में क्या है, तो ई होता है, तो ई किसको दिखाता है, ईएमएफ को दिखाता है। मतलब ये आपको मोशन को, से फर्स्ट फील्ड को, सेकेंड जो आपको दिखाएगा ईएमएफ को दिखाता है। अब यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, तो ये आपकी जो होता है, ये आपका जो सेकेंड है वो ईएमएफ की दिशा ज्ञात फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल से हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये हुआ। सेकेंड मेथड की बात करते हैं, तो सेकेंड मेथड जो ये है आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका, ये जनरेटर के लिए नहीं होता, ये ईएमएफ की दिशा नहीं बताता है, ये मोटर में यूज किया जाता है, जो फोर्स की दिशा बताता है, जो हम लोग बाद में यहाँ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ फ्लेमिंग से कि राइट हैंड रूल से कॉइल में फोर्स की दिशा ज्ञात की जाती है। वहाँ पर क्या ज्ञात की जाती थी, ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। इसलिए ईएमएफ की दिशा होती है, इसलिए उसको जनरेटर का मेथड नियम बोलते हैं। और ये मोटर में ज्ञात किया जाता है, मोटर की दिशा को ज्ञात करता है। इस रूल के अनुसार यदि राइट हैंड के तीनों फिंगर को हम म्यूचुअली क्या कर दें, मतलब इसमें क्या है, ये सॉरी ये गलत होगा, ये राइट नहीं होना चाहिए, ये लेफ्ट होना चाहिए। मतलब हम लेफ्ट हैंड को हम क्या कर दें, तीनों को क्या कर दें, म्यूचुअली हम क्या कर दें, ऐसे रखें। तो ये जो आपका है, ध्यान रखें, ये जो थंब में क्या आता है, थंब में इसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर टी किसको दिखाता है, टार को दिखाता है। जैसा अभी हम नेक्स्ट पेज में हम देख सकते हैं, टी जो है वो टार को दिखाता है। फर्स्ट में ये फील्ड को दिखाता है
और सेकेंड जब लिखेंगे तो सी किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। मतलब लेफ्ट हैंड में थंब ये टार्क या मोशन फोर्स बोलिए, ये किसको फील्ड को दिखाता है, और ये जो है ये करंट को दिखाता है। आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पर जो फील्ड की है N2S जाता है तो फील्ड ये है, और करंट की दिशा क्या है, देखिए यहाँ करंट की दिशा इधर ही दिया है, तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करंट क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, फील्ड ये है, फील्ड ये है, करंट ऐसे जा रही है। अब जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, आपका ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फील्ड हो गया, ये आपका करंट का दिशा हो गया, करंट, और जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका एक्चुअल में यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, फोर्स ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो करंट की दिशा है ये N2S है, ये एक्चुअल में N2S इधर जाएगा, ये आपका नॉर्थ इधर जाएगा, और करंट आपका इस तरफ तक गया है, तो फोर्स किधर लगेगा, ये ऊपर लगेगा। अगर हम बात करें ये करंट की, और यहाँ पर करंट ऐसे है, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो N2 ये तो इधर ही है, फील्ड तो आपको इधर है, जो आपकी करंट की दिशा वो इधर हो गई। अब इसमें क्या लगेगा, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो इस तरह से आप क्या पा रहे हैं कि ये क्या होगा, ये ईपर की तरह, ये नीचे, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, इसलिए डीसी मोटर है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब तीन मेथड पढ़े थे ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। जो तीसरा मेथड है वो लेंज मेथड है। लेंज क्या बोलते हैं, इनके अनुसार, इस नियम के अनुसार इंड्यूज ईएमएफ की दिशा ऑलवेज इस प्रकार होती है कि इंड्यूज ईएमएफ से उत्पन्न करंट फ्लो ऐसा होता है, मतलब इसका फ्लक्स जब इसमें जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा। इस ईएमएफ में ऐसा ये करंट पैदा करेगा, वही लिख रहा है, ऐसा करंट पैदा करेगा जो उसी फ्लक्स का विरोध करता है जिस फ्लक्स से के परिवर्तन के कारण कंडक्टर में ईएमएफ, मतलब जिसकी वजह से इसके अंदर वोल्टेज पैदा हुआ था वो उसी करंट का, उसी फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कैसे विरोध करेगा, तो जैसे इसका फ्लक्स इधर आ रहा था तो इस कॉइल में जो करंट बहेगा तो उस करंट की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा उसकी दिशा ये होगी। तो इसकी दिशा क्या है, दोनों अपोजिट है। इसी को क्या बोलते हैं, लेंज का मेथड कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक हमने बताया था स्टैटिकली और दूसरा बोले थे डायनेमिकली। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो डीसी मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, डायनेमिकली होता है। तो हम बात करते हैं डायनेमिकली इंड्यूज ईएमएफ की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, मान ले तो कोई एल लेंथ का कोई कंडक्टर है जो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिसकी लंबाई एल है। मूविंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में रखा जाता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये इसी में ये रखा गया है। अब इस मूविंग कंडक्टर, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये चूंकि कंडक्टर मूव कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये है, ये स्पीड से, और ये जो वेलोसिटी है इस जो वेलोसिटी है ये फ्लक्स डेंसिटी से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी B क्रॉस B इंटू एल। मतलब अब ये V क्रॉस B क्या है, जब इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, VB साइन थीटा, मतलब VB साइन थीटा, जो थीटा क्या है, V और B के बीच का एंगल है। तो अर्थात इससे ये हुआ कि यहाँ हमने लिखा है जहाँ थीटा फ्लक्स डेंसिटी और कंडक्टर वेलोसिटी के बीच का एंगल है, अर्थात जो ईएमएफ की दिशा होगी वो क्या होगी, ये थीटा के बराबर, साइन थीटा के बराबर होगी। तो जहाँ ईएमएफ ये क्या बताता है, V क्रॉस B क्या बताता है, जो इसकी दिशा, जो इसका वैल्यू आएगी उसमें जो एंगल होगा वो क्या हो गई, वो ईएमएफ की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल पढ़ते हैं। अब डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है भाई, माना किसी कॉइल के दो साइड्स ए बी और सी डी, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है, ये आपका डीसी जनरेटर है, हमने ले लिया, ये कॉइल ए बी है, दूसरा कॉइल ये सी डी है। अब दो कॉइल की
किसी कॉइल के दो साइड ए बी और सी डी जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में समान स्पीड से घूम रही है। इसको हमने क्या कर दिया, किसी प्राइम मूवर से क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। इस कॉइल को हमने क्या कर दिया, किसी प्राइम मूवर से हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। तो कॉइल को घूमने के कारण साइड्स ए बी और सी डी पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो आप देखेंगे जब ये घूमेगा तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है इसमें क्या होगा, यहाँ फ्लक्स की कट होने में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जैसा हमने फैराडे का नियम देखा था, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उसमें पैदा हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिससे फैराडे के अनुसार दोनों साइड से ईएमएफ पैदा होता है, जिसका फार्मूला होता है अभी जस्ट हमने पढ़ा था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए E = BLV sin थीटा। ठीक है, जहाँ थीटा क्या है, आपके B और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। अब नेक्स्ट करते हैं, वही चीज़ हमने देखा है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें अगर ये आपका यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये जो थीटा आप बता रहे थे, ये फ्लक्स ये है और इसका जो मोशन है उसके बीच का ये एंगल जो ये एरो दिखा रहा है, अभी जब ये इस पोजीशन पर है, ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे खुद देखिए, जब आपका कॉइल का ऐसे है तो इसके और ये क्या आपका बी है और ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी है। जब आपका कॉइल इस तरह से है, आपको क्लियर है, तो इस समय जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा होगा। लेकिन हम इसको क्या किए, इसमें हमने 8 कंडीशन लिए, मतलब इसके मोमेंट को हमने 8 कंडीशन पर रिप्रेजेंट किया। एक कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सपोज दैट ये कंडीशन 1 पर हो, ये जब का कॉइल का है कंडीशन ऐसे है, तो आप देख रहे हैं जो ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, तो इसका जो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मुड़ आगे जाता तो ये घूम जाता। तो आप देख रहे हैं जब कंडीशन 1 पर है तो ये कॉइल कैसे होगा, ये ऐसे होगा, और इस पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, ऐसे होगी। ये आपका ऐसे होगा, इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसके और यहाँ पर अगर हम देखें ये नॉर्थ टू साउथ है, हाँ बिल्कुल सेम फिगर है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, ये इधर है और ये इधर है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आपका 0 डिग्री। देखिए कंडीशन 1 पर, जब कॉइल कंडीशन 1 पर है तो यहाँ पर आप जब इस पोजीशन पर रखेंगे, ये नॉर्थ टू साउथ, इसका फील्ड ऐसे है, और सॉरी इसमें जो घूम रहा है ये इस दिशा में घूम रहा है, और इसमें जो घुमाया है हमने इस दिशा में घुमाया है। तो जब आप इसको ऐसे रखोगे तो और ये फील्ड इधर है और मूवमेंट भी किधर है, तो वेलोसिटी फील्ड की दिशा भी इधर है और वेलोसिटी की भी दिशा किधर इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री बना। तो जब 0 डिग्री बनेगा तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। अब जब ये एक से ये ऐसे जाएगा, मतलब एक से पहले ये ऐसे था और फिर ऐसे घूम गया, अब जो थीटा, अब ये 90, पहले तो 90 डिग्री था, अब ये 90 से क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 डिग्री जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब ऐसे हो जाएगा, जब ये चीज़ें आपका ऐसे हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 पर क्या हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। 2 पर 45 का साइन 45 को 1/√2 हो जाता है। अब बात करते हैं जब 3 पर हो जाएगा, ये फ्लैट ये इस प्रकार हो जाएगा। तो जब ये इस प्रकार हो जाएगा तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर है, ऐसे जैसे अभी देखिए यहाँ पर इस पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन हो गया आपका, तो यहाँ पर ये थर्ड पोजीशन हो गया। तो ये क्या है, अब यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में जो एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो तीसरे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री पर हो जाएगा, और इस समय जो वोल्टेज पैदा होगा वो मैक्सिमम वोल्टेज पैदा होगा। अर्थात आप देखेंगे तो ये कंडीशन ये आएगी तीसरी कंडीशन पर। बात और करते हैं, अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर होगा। फोर्थ कंडीशन आप फिर जब आप जाएंगे तो इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आप खुद सोचिए जब 45 क्यों हो जाएगा, 1 2 3, 3 से 5 4, तो 4 इधर, मतलब इसके फील्ड में और इसके बीच में 45 डिग्री का हो जाएगा। तो 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की। फिफ्थ पोजीशन यहाँ पर है। अब फिफ्थ पोजीशन क्या हो गई,
फिर ये आपका ऐसे होगा इस दिशा में, और इसके और वो जो एंगल, ये फील्ड तो इधर है और उसका जो डायरेक्शन है, मतलब इस रोड स्पीड का डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। जो फिफ्थ पोजीशन होगी उसमें जो एंगल बनेगा वो कितने हो गई 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री अगर साइन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 0 होगी, तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री पर 0 हो गया। तो ध्यान रखिए कि 0 पर 0 था फर्स्ट पोजीशन पर, और 90 डिग्री पर क्या था मैक्सिमम था, और फिर 180 डिग्री पर फिर 0 हो गया। अब आप ध्यान देंगे जब फिफ्थ पोजीशन के बाद ये कॉइल, ये जो आपका कॉइल था ए बी, मान लो ए बी यहाँ था, अब ये ए बी पहले तो ये किधर गया था साउथ पोल पर गया था, अब जब 6 पर जाएगा तो ये ए बी किस साइड में चला गया नॉर्थ साइड चला गया। अब जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो क्या आएगा निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए सिक्स्थ पोजीशन जो है आपका फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन पर अब डिग्री 45 है, लेकिन जो वोल्टेज क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो एस साइड था, अब वो जो साइड किस तरह चला गया एन साइड चला जाएगा। फिर आपका सेवन पोजीशन की बात करते हैं, आप सेवन पोजीशन यहाँ आ गई, तो ये अब जैसे ये प्रेजेंट टाइम में है ये आपकी सेवन पोजीशन, जैसा ये फिगर दे रहा है इस समय ये फिगर सेवन पोजीशन पर है। तो ये फिर इसकी स्पीड क्या इधर ऊपर की तरफ ऊपर ऐसे घूम रही है ना, तो ये ऊपर जाएगा, और ये क्या फील्ड की दिशा है, तो स्पीड और फील्ड के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो सेवन पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, सेवन पर देखिए 90 डिग्री होगा। और इस समय चूंकि यहाँ माइनस होगा, क्योंकि अब क्या होगी, अब वो एस से एन साइड चला गया, एस पोल से एन साइड पोल की तरफ चला गया। अब ये आपका सेवन पोजीशन हो गया। अब हम बात करते हैं एट पोजीशन की बात करते हैं। एट पोजीशन पर आप ध्यान देंगे तो देखिए एट पोजीशन पर अब ये क्या हो जाएगा, इस पर 45 डिग्री हो जाएगा। अब 45 हो जाएगा तो एक्चुअल में तो सॉरी यहाँ पर आपका एट पोजीशन पर कहाँ गया, एट पोजीशन पर 45, ये भी वैल्यू माइनस आएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर पोजीशन वन पर चला जाएगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से चला जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे ध्यान दिए होंगे तो इस पर क्या था, पोजीशन वन पर 0, पोजीशन 3 पर मैक्सिमम, पोजीशन 5 पर अगेन 0, पोजीशन 7 पर निगेटिव मैक्सिमम, और 1 पर फिर वो वापस चले गए, अर्थात 1 मतलब 3 और 7 पर क्या आया मैक्सिमम आया। अगर आप देखिए ध्यान दीजिए तो 3 और 7 पर मैक्सिमम, लेकिन एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। आप उसी फिगर को हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशन बनाया। पोजीशन 1 को जो हमने यहाँ लिया था, जो शुरू में लिए थे, तो यहाँ पर इसके बीच में आपका देख सकते हैं ये एन है और ये एस है, और इसकी फील्ड इधर है और इसका मूवमेंट भी क्या इधर है, तो दोनों की दिशा क्या है वेलोसिटी और फील्ड की दिशा क्या है सेम है, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 बनेगा। तो इस तरह से आपका जो ईएमएफ पैदा होगा वो 0 हो जाएगा। तीसरी कंडीशन बता रहे हैं, तीसरी कंडीशन पर जब ये यहाँ पर आ गया है तो अगर आप देखेंगे ये इधर, ये तो फील्ड की दिशा है नॉर्थ और साउथ, और जो चूंकि ये इधर घूम रहा है तो ये फील्ड की आपका स्पीड किधर होगी, ये इधर होगी, तो फील्ड और इसके बीच में जो एंगल हो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो ये आप देखिए 90 डिग्री का हो गया। अब तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका फिर से यहाँ पर आया, अब ये आपकी फील्ड तो इधर है, लेकिन इस कॉइल साइड का जो वो था डायरेक्शन किधर है इधर है, तो ये वेलोसिटी है और ये है। इस समय जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है। तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन में 0 होती है, देख रहे हैं। इसी तरह सेवन पोजीशन जब हम लाएंगे तो ये आएगा, तो ये साइड्स हो गया। अब ये साइड्स देखेंगे तो ये क्या, ये स्पीड ऊपर है और फील्ड इधर है, तो इस बीच में जो एंगल बनेगा वो इधर से देखेंगे तो अगर कोई एंगल देखा जाए, अगर हम बोलें ये कितना है 90 डिग्री, तो इधर से अगर देखें तो कितना होगा 270 डिग्री, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर 270 डिग्री लिखा है, तो ये आपका माइनस में आ गया। और सेम चीज़ उन्होंने 360 को बोली, या तो 0 डिग्री को 360 बोली या 0 बोली, तो ये पोजीशन। तो इसमें हमने क्या पाया, इसमें हमने ये पाया जो आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा हमेशा क्या हो रहा है एसी सप्लाई हो रही है। अब इस एसी सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में एसी सप्लाई जनरेट होती है, जिसे कम्यूटेटर के द्वारा कन्वर्ट करके डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर, यही कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर क्या करता है, इस एसी सप्लाई को क्या करता है डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका इसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की बात करते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन में क्या है, फाई क्या है
फ्लक्स डेंसिटी है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल है। ये क्या नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल कंडक्टर है जितने भी आर्मेचर में। ये क्या है नंबर ऑफ पोल्स है, और ये क्या है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, और ये क्या स्पीड किस में आरपीएम में है, और ये क्या है ईएमएफ जनरेटेड पर पैरेलल पाथ। अब यहाँ पर हमने देखा अगर हम बात करें कि एक पोल के द्वारा एक फ्लक्स कट होता है तो दो पोल के द्वारा 2 फाई हो जाएगा, 3 पोल के द्वारा 3 फाई हो जाएगा, तो पी पोल के द्वारा क्या हो जाएगा पी फाई हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा पी फाई हो जाएगा। चूंकि एक अगर हम 1 सेकंड में जो चक्कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 60/n हो जाएगा। तो फैराडे के नियम के अनुसार डी फाई अपन डी टी, तो डी फाई की वैल्यू क्या रखेंगे पी फाई और डी टी को वैल्यू 60/n रख देंगे। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होगा वो क्या होगा एक कंडक्टर में होगा। और चूंकि हमें क्या करना है इसमें पूरा कितना जनरेट हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये टोटल कंडक्टर कितने हैं, मान लीजिए टोटल कंडक्टर जेड है, तो अगर 2 पैरेलल पाथ हो जाएंगे तो कंडक्टर एक पाथ में 2 हो जाएंगे पर पैरेलल। अगर ये 4 हो जाएंगे तो 4 पोल, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया 4 पैरेलल पाथ है तो ये 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर यदि हम बोले पी पैरेलल पाथ है तो हम क्या करेंगे इसे पी से डिवाइड कर देंगे। तो हमने वही निकाला है कि नंबर ऑफ कंडक्टर इन सीरीज पर पैरेलल। तो हमने इससे क्या किया जेड बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जब जेड बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये ईजी इक्वल टू निकल गया n5p/a z/60। अब क्या होता है ये क्या केवल जनरेटर के लिए सत्य नहीं होता है, ये मोटर के लिए भी सत्य होता है। इसलिए क्या होता है, लेकिन मोटर में इसको क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है अपोजिट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बैक ईएमएफ। जनरेटर में क्या होती है दोनों की दिशा सेम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉरेंज नियम क्या होता है। लॉरेंज नियम में जैसा अभी हम दिखाए थे जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स था, लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है अगर ये करंट है, कंडक्टर इसमें करंट की दिशा इधर है तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और इसमें ये क्या दिखा रहा है करंट की दिशा दिखा रहा है इधर जा रही है, तो फिर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा नीचे की तरफ लगेगा जैसा इन्होंने दिखा दिया। जिसको ये जो आई और बी का जो एंगल होता है वो थीटा हमने मान लिया, जिसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा IBL साइन थीटा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं आर्मेचर टार्क की बात करते हैं। आर्मेचर टार्क आप तो जो टार्क क्या होता है किसी में फोर्स लगाने पे जो मोमेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं टार्क बोलते हैं। तो T=F/r हो गया। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ जिसको हम पिछले बता चुके हैं वही चीज़ दोबारा है। अब क्या होता है सारे कंडक्टर में जो ईएमएफ जो टार्क लगता है अगर सबको हम जोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं आर्मेचर टार्क बोलते हैं। मतलब सारे कंडक्टर में जो टार्क लग रहा है उसको अगर हम सम कर दें तो उसको आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम टार्क का फार्मूला निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो IA फ्लो रहा है, इसमें यहाँ बात करते हैं ये लंबाई हमने ये इसकी रेडियस मान लिया आर्मेचर का, ये क्या है लेंथ मान लिया जो कंडक्टर की लंबाई है, और ये क्या टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है। तो यहाँ हमने लिखा करंट इन ईच कंडक्टर। अब यहाँ पर IA क्या है टोटल करंट है, तो एक में कितना लगा अगर 4 पैरेलल पाथ है तो IA/4 कर देंगे, अगर 6 है तो Z/6 कर देंगे। अगर मान लेते हैं इसमें क्या है एक पैरेलल पाथ है तो हम क्या करेंगे IA से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्या करेगा एक मतलब आपका एक पैरेलल पाथ में कितना करंट फ्लो होगा वो ये दिखा देगा। अब हम बात करते हैं फोर्स का जो भी फार्मूला भी हम देखे थे वो क्या था IBL साइन थीटा, क्योंकि थीटा के वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड में क्योंकि क्या होता है I और B के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अब बात करते हैं जो कंडक्टर का टार्क का फार्मूला होता है एक कंडक्टर के लिए वो क्या था F/r। अब हमने क्या किया यहाँ पर F की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, F की वैल्यू पुटअप करने पर ये हो गया, और B की वैल्यू क्या होता है φ/a होता है, और IA की वैल्यू आपने क्या लिखा भी जस्ट हमने लिखा था L ऐसे निकल गया R ऐसे निकल गया। अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा φA IA तो ऐसे ही था, यहाँ पे एक वैल्यू का एरिया है तो एरिया को वो भी एक पोल का एरिया निकालना है तो हमने क्या 2πr L/p कर दिया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 1/2π की वैल्यू निकालेंगे 1.59 आ जाएगा। आपने ये पाया कि इसकी वैल्यू अर्थात क्या हो गया ये भी कांस्टेंट है और आपका P भी कांस्टेंट है A भी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया तो क्या लिख सकते T क्या लिख सकते हैं φIA। अब बात करते हैं ये दो सीरीज मोटर की बात करते हैं,
और शंट मोटर में फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा। और सीरीज में क्या होता है, फाई आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका IA स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग के मोटर का ऑपरेशन और जनरेटर का ऑपरेशन हमने पढ़ा। और इस तरह से धन्यवाद, थैंक्स।